मेरा नाम रेहान है और मेरी बहन का नाम सपना है। एक दिन पेपर के दौरान सपना चैटिंग करते हुए पकड़ी गई। इसके टीचर शहाब सर थे जो बहुत सख्त इंसान थे। सपना की जान निकली पड़ी थी कि शहाब सर पता नहीं उसका क्या हशर करेंगे, मगर हैरत अंगेज तौर पर शहाब सर ने इस वक्त इसे कुछ नहीं कहा। और जब सारी क्लास पेपर दे के घर चली गई तो सर ने सपना को रोक लिया। जब छठी का वक्त हो गया तो मैं सपना की क्लास में आया। वहां सब लड़कियां जा चुकी थीं, सिर्फ सपना और शहाब सर बैठे थे। शहाब सर ने मुझे कहा कि बेटा अब बाहर लान में जाके बैठो। मैं बाहर लान में आ गया और खेलने लगा। स्कूल बहुत बड़ा था, पूरा स्कूल खाली होते होते घंटों लग जाते थे। और वैसे भी छठी के वक्त तकरीबन सारा स्टाफ गेट की तरफ होता था। अंदर क्लासेस में कोई नहीं होता था। मैं थोड़ी देर तक लान में खेलता रहा, लेकिन बहुत जल्दी बोर हो गया क्योंकि इस पास कोई बच्चा नहीं था। मैं वापस क्लास रूम की तरफ गया। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मैं साथ वाली खिड़की के पास गया, वो भी बंद थी, मगर शीशे से अंदर का मंजर साफ देख रहा था। शहाब सर अपनी चेयर पर बैठे थे और सपना इनके सामने खड़ी थर थर कांप रही थी। अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी जिन्हें सुनने के लिए मुझे कान लगाना पड़ा। शहाब सर कह रहे थे, तुम्हें पता है ना हमारे स्कूल में चैटिंग करना कितना बड़ा जुर्म है। अगर मैंने प्रिंसिपल को बता दिया तो वो तुम्हें एक्सपेल कर सकते हैं और तुम्हारे अम्मा अबू की जो बेइज्जती होगी वो अलग। सपना पहले ही डर के मारे कांप रही थी, अब बाकायदा रोने गिलगिलाने लगी। बोली, सर प्लीज उनको मत बताइएगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, जो किया है भुगतना पड़ेगा। सपना की मजीद हिचकियां बंध गई। सर प्लीज मुझे मुआफ कर दें, आप जो बोलेंगे मैं करूंगी, बस किसी को बताइएगा मत प्लीज सर। शायद यही वो जुमला था जिसका शहाब सर इंतजार कर रहे थे। पक्की बात है, जो बोलूंगा करोगी। सपना फौरन आंसू साफ करने लगी और बोली, जी सर, मेरे भाई की कसम। ठीक है, फिर मेरा एक काम करो। ये कहकर शहाब सर इसे एक कमरे में ले गया और बाद में क्या हुआ ये बात मैं नहीं जान सका। थोड़ी देर बाद सपना रोती हुई बाहर आई। वो जैसे ही बाहर आई मैंने इसे घेर लिया। मैंने इससे सबसे पहला सवाल किया, आप अंदर क्या कर रही थी। हैरत से मुझे देखा और कहा, क्या तुम हमें देख रहे थे। मैंने कहा हाँ। वो मजीद डर गई। इसने जल्दी से मेरे मुंह पे हाथ रखा और कहा, अभी जो कुछ भी तुमने देखा वो किसी को नहीं बताओगे, तुम्हें अम्मा की कसम। मेरे लिए अम्मा की कसम बहुत मानी रखती थी। मैंने वादा किया कि किसी को नहीं बताऊंगा। वो दिन यूं ही गुजर गया। इसके बाद काफी अरसे तक कोई खास वाकया ना हुआ। हमारे फाइनल एग्जाम हो गए। सपना के नंबर बहुत कम आए थे, लेकिन बालाखर वो पास हो गई थी। मैं भी अगली क्लास में पहुंच गया था। यहाँ आपको एक बात बता दूं कि मैं और सपना एक ही कमरे में सोया करते थे। हमारे घर में कल 2 कमरे थे, एक में अम्मा अबू और मैं सोते थे, दूसरे में सपना अकेली। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो अम्मा ने मुझे भी सपना के कमरे में सोने के लिए भेज दिया। एक दिन मैं स्कूल के ग्राउंड में बच्चों के साथ खेल रहा था कि एक बच्चे ने मुझे आकर धक्का दिया और मैं गिर गया। मैं गुस्से से उठा और एक जोरदार थप्पड़ इस बच्चे के मुंह पर दिया। वो लड़का उम्र में मुझसे छोटा था और सेहत में भी कम। वो साथ वाली दीवार के पास गिरा और उसका सर दीवार से टकराया और इसे चोट लग गई। ये देखकर पूरा स्कूल जमा हो गया। मेरी टीचर मुझे पकड़ के प्रिंसिपल के पास लेके गई। प्रिंसिपल ने मुझे थोड़ा सा डांटा और कहा कि कल अपनी वालिदा को लेकर आना। मैंने जाकर सारा माजरा सपना को बताया। सपना बहुत डर गई। बहरहाल अब अम्मा को तो बुलाना ही था। हमने चुपके चुपके अम्मा को बताया ताकि अबू को पता ना चले। अम्मा भी टेंशन में आ गई, मगर उन्होंने कहा कि सुबह मैं तुम्हारे साथ चिल्लूंगी। अगले दिन अम्मा अबू को बताए बगैर हमारे साथ स्कूल गई। मैं अपनी क्लास में चला गया और अम्मा प्रिंसिपल के ऑफिस में। मैं बहुत डरा हुआ था कि आज तो मेरी शिकायत हो जाएगी और अम्मा मुझे बहुत डांटेंगी। मगर जब स्कूल खत्म हुआ तो अम्मा से मेरी मुलाकात हुई तो अम्मा बहुत खुश और मुतमईन नजर आ रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ तो अम्मा बोली, अरे कुछ नहीं, आपके प्रिंसिपल साहिब तो हमारे जाने वाले निकले। मैं जिस स्कूल में टीचिंग करती थी वहां ये मेरे सीनियर होते थे, अब देखो यहाँ प्रिंसिपल बन चुके हैं। मैंने भी सुकून का सांस लिया कि चुल्लू प्रिंसिपल साहिब अम्मा के जाने वाले निकल आए तो मेरी जान बच गई।
इस वक्त हम खुशी खुशी घर आ गए, लेकिन इस दिन के बाद मैंने अम्मा की रूटीन में एक अजीब सी चेंजिंग देखी। अम्मा अब हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी बहाने से हमारे स्कूल चक्कर लगाती। कभी कहती तुम्हारी टीचर से बात करनी है, कभी कहती वहीं करीब काम से जाना है, फिर वो प्रिंसिपल ऑफिस जाकर घंटों तक बैठी रहती। मैंने कई बार अम्मा को प्रिंसिपल से खिलखिलाकर बातें करते सुना। यहाँ मैं आपको इनका हुलिया भी बता दूं। इनका नाम हमाद था। इनकी उम्र 50 के आसपास होगी। वो लंबे चौड़े कसरती जसामत के इंसान थे। वैसे वो बड़े सख्त गिर किस्म के थे, मगर जब अम्मा से बात करते तो बड़ी नरमी और हंसी मुस्कुराहट के साथ। एक दिन सपना की तबीयत खराब थी, मुझे अकेले स्कूल जाना था। अम्मा ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ और वापसी पर साथ ले आऊंगी। हमारा स्कूल सुबह 9 बजे लगता था और 2 बजे छुट्टी होती थी। इस 5 घंटे के दौरान अम्मा मुसलसल हमाद सर के रो में बैठी रही। फिर जब छुट्टी हो गई तो मैं अम्मा के पास आया और अम्मा ने मुझे बाहर रुकने को कहा। थोड़ी देर में पूरा स्कूल खाली हो गया, मगर हम लोग स्कूल में ही थे। मैं बहुत बोर हो रहा था क्योंकि अम्मा जाने का नाम नहीं ले रही थी और हमाद सर उनसे मुस्करा मुस्करा कर बातें कर रहे थे। बालाखर में उनके कमरे के पास गया और दरवाजे से छप कर उनकी बातें सुनने लगा। हमाद सर कह रहे थे, शबाना वो भी क्या दिन थे, दिल करता है काश वो दिन दोबारा वापस आ जाए। अम्मा बोली, दिल तो मेरा भी यही चाहता है, मगर वक्त बदल गया है। मैं शादीशुदा और 2 बच्चों की मां। सर बोले, मेरी शादी को भी 20 साल हो चुके हैं और मेरा बड़ा बेटा जवान होने वाला है, लेकिन दिल ये बातें कहाँ देखता है। अम्मा बोली, जानती हूँ, इसलिए तो रोज बहाने से यहाँ आ जाती हूँ। फिर हमाद सर शरारत से बोले, क्यों ना आज फिर वो पुराना गेम खेले। अम्मा बोली, पागल हो गए हैं क्या यहाँ स्कूल में। सर ने कहा, ड्रो मत, यहाँ कोई नहीं आएगा। अम्मा बोली, और मेरा बेटा, अरे वो छोटा है, इसे किसी काम में लगा देंगे। ये सुनकर अम्मा सोच में पड़ गई। फिर वो बाहर आए, मुझे देखकर बोले, अरे तुम यहीं खड़े हो। मैंने कहा। अम्मा ने पर्स से पैसे निकाल कर दिए और कहा, जाओ कैंटीन से सैंडविच ले आओ। मैं खुशी खुशी पैसे लेकर सैंडविच लेने चला गया। सैंडविच तो 5 मिनट में ही खत्म हो गया। अब मैं दोबारा बोर होने लगा। मैं दोबारा हमाद सर के रूम के पास आया, मगर वहां कोई नहीं था। मैं अम्मा को ढूंढने उधर उधर जाने लगा। जब स्टाफ रूम के पास से गुजरा तो मुझे वहां से बोलने की आवाजें आ रही थी। फिर मैं ऐसे ही किताबें लेकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद अम्मा बाहर आई और मुझे लेकर गेट की तरफ आने लगी। हम बाहर आकर रिक्शे का इंतजार करने लगे क्योंकि स्कूल वैन जा चुकी थी। कुछ देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी हमारे पास आकर रुकी। मैंने देखा इसमें हमाद सर बैठे थे। उन्होंने अम्मा को कहा कि चलो तुम दोनों को घर छोड़ दो। अम्मा हिचकिचा रही थी। उन्होंने हल्की आवाज में सर से कहा कि वहां कोई देख लेगा। सर ने कहा, फिक्र मत करो, मैं घर से थोड़ा दूर उतार दूंगा। फिर हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। मैं पहली बार इतनी बड़ी गाड़ी में बैठा था। गाड़ी में एसी चल रहा था, जिसकी ठंडक बहुत ज्यादा थी। हमारे घर में तो एसी था नहीं। सर ने वादे के मुताबिक हमें गिल्ली के कोने पर उतार दिया और हम दोनों घर वापस आ गए। मैंने अपने किसी भी अमल से अम्मा को ये पता नहीं चलने दिया कि मैं सब कुछ देख चुका हूं। इस वाकये के बाद कोई अहम वाकया नहीं हुआ। अलबत्ता एक चेंज मेरे अंदर आया, वो ये कि मैं बहुत होशियार हो गया था। अब मैं हर चीज को बड़ी बारीक बीनी से देखता और परखता था। वक्त गुजरता रहा और हम सब के अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियां आने लगी, और सबसे ज्यादा तब्दीली मेरी बहन सपना में। इसका कद तेजी से बढ़ रहा था और वजन भी ज्यादा हो रहा था। देखते देखते कई साल गुजर गए। अब मैं बचपन से लड़कपन की तरफ आ गया था। अब मुझे औरत मर्द के मामलात बहुत हद तक समझ आने लगे थे। आपी सपना काफी बड़ी हो गई थी। वो स्कूल खत्म करके कॉलेज जाने लगी थी। इसकी जसामत अम्मा से बहुत मलती जलती थी। बहरहाल उन्हीं दिनों हमारे घर में कुछ मसाइल रहने लगे। अबू दुकान की कमाई से घर चला नहीं पा रहे थे। एक दिन चचा ने अबू से कहा कि अब उन्हें कारोबार बढ़ाना चाहिए। ये छोटी सी दुकान उन्हें ज्यादा कुछ नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि अबू मकान बेच दें और पैसे कारोबार में लगाएं। अबू बोले, अच्छा, और रहूंगा कहाँ। चचा बोले, क्या मेरा घर आपका नहीं है? 3 मंजिला इमारत है और घर में हम सिर्फ 3 लोग हैं। आप मेरे साथ शिफ्ट हो जाए। नहीं छोटे, मैं तुम पे बोझ नहीं बनूंगा और तुम घर में अकेले थोड़ी हो। तुम जानते हो तुम्हारी बीवी जमीला हमें कुछ खास पसंद नहीं करती।
इस सब की फिक्र आप मत करें, वो घर मेरा है, अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है, जहेज में नहीं मिला। और जमीला होती कौन है हम भाइयों के बीच बोलने वाली? मैं वादा करता हूं कि वो अब से इस मुताल्लिक कोई बात नहीं करेगी। अबू मां नहीं रहे थे, मगर अगले कुछ दिनों में चचा ने मुसलसल जिद करके उन्हें मिला लिया। किस्सा मुख्तसर ये कि अबू ने मकान और दुकान दोनों बेच दिए और नॉर्थ नाजिमाबाद में एक मनी मार्ट खोल लिया और हम चचा के घर ऊपर वाले फ्लोर पे मुंतकिल हो गए। आगे बढ़ने से पहले मैं चचा की फैमिली का मुख्तसर तारुफ करा दूं। चचा की बेगम जमीला चाची थी। उनका एक बेटा था जो मुझसे 2-3 साल बड़ा और सपना से 2-3 साल छोटा था। जमीला चची और उनका बेटा दोनों थोड़े से मगरूर से थे। हालांकि उनका बेटा खालिद मेरा दोस्त था, लेकिन वो भी कभी कभी अपने अब्बा के पैसों पर नाज करता नजर आता था। जबकि जमीला चाची में तो ये आदत कोट कोट के भरी हुई थी। वो जब भी मिलने आती मेरी अम्मा को बंद अल्फाज में गुर्बत के ताने देती। उनकी जसामत बहुत भारी थी। मेरी अम्मा काफी सलिम समार्ट लेकिन सेहतमंद थी। जब हम उनके घर में शिफ्ट हुए तो खालिद का रवैया हम दोनों के साथ बिल्कुल बदल गया। अब वो हम दोनों के साथ बहुत घुल मिल के रहता था, खुसूसन सपना आपी की तरफ वो खूब तवज्जो देता। चाची के रवैये में भी बहुत तब्दीली आई थी, लेकिन अभी उनमें खासा गुरूर झलकता था। एक दिन घर के सब बड़े काम से बाहर गए हुए थे। घर में बस हम 3 थे। छठी का दिन था, इसलिए कोई खास काम नहीं था। हम तीनों ने खेलने का प्रोग्राम बनाया। मैं लूडो खेलना चाहता था, लेकिन खालिद बजिद था किया कि छप्पन छपाई खेलेंगे। मैंने कहा यार ये तो बच्चों का खेल है। कहने लगा मजा आएगा अगर खेलेंगे, तो मैं इसकी बात मान गया। पहले मैंने खालिद की आंखों पर पट्टी बांधी और मैं और सपना जाकर छप गए। थोड़ी ही देर में इसने हम दोनों को तलाश कर लिया। फिर मेरी बारी आई। खालिद ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और बहुत ज्यादा किसके बांधी थी। इसने कई बिल दिए, फिर वो दोनों कहीं जाकर छप गए। मैं गिनती मुकम्मल करने के बाद पट्टी खोलने लगा, जिसमें काफी वक्त लग गया। फिर मैं उन दोनों को ढूंढने निकला, मगर वो कहीं नहीं मिले। उमूमन हम सारे खेल अपने फ्लोर पर ही खेलते थे, लेकिन मैंने ऊपर वाले फ्लोर का एक एक कोना छान मारा, वो दोनों वहां नहीं थे। मैं नीचे वाले फ्लोर पर आया, वहां भी कोई नहीं था। अब बस छत वाला फ्लोर बाकी था। वहां बस 2 बड़े कमरे थे जो खाली थे। एक बड़ा सहन था और एक पुराना स्टोर रूम था, जहां घर का काठ कबाड़ जमा होता था। मैं दोनों की तलाश करता हुआ वहां पहुंचा। मुझे स्टोर रूम में से हल्की आवाज आई और मैं समझ गया कि इन दोनों में से कोई एक वहां है। मैं चुपके चुपके इस तरफ बढ़ा ताकि इसे सरप्राइज कर सकूं। जब करीब पहुंचा तो अंदाजा हुआ कि अंदर से एक नहीं 2 आवाजें आ रही है। ये आवाज यकीनन सपना और खालिद ही की थी। सपना बोल रही थी, क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है। अब तो मेरा अंदर झांकना बनता था। अंदर घुप अंधेरा था, इसलिए कुछ नजर नहीं आ रहा था। इतने में हुआ का झोंका आया और खिड़की हल्की सी खिल गई। सूरज की रोशनी अंदर दाखिल हुई तो मैंने देखा खालिद सपना दोनों प्यार की बातें कर रही थे। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा अभी अंदर जाऊं और खालिद को 2 हाथ लगाऊं। फिर ना जाने मुझे क्या हुआ कि मैंने बाहर खड़े होकर ही आगे की कार्रवाई देखने का फैसला किया। अब मैं सब समझ चुका था। ये सब कुछ सपना की रजामंदी से हो रहा था, यानी मेरा खालिद से नाराज होना। इस पर शक करना बेकार था। मैं खामोशी से वहां से हट गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आ गए और मुझे देखकर कहने लगे, तुमने तो हमें तलाश ही नहीं किया। मैंने कहा मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं आराम करने जा रहा हूं। ये कहकर मैं अपने रूम में चला गया। मैं कमरे में जाकर सोने का नाटक करने लगा। दरअसल मैं सपना का रिएक्शन देखना चाहता था। कुछ देर बाद वो आई और बोली, क्यों कर रहे हो ये सब? मैंने अनजान बनते हुए कहा, क्या कह रही हो? वो बोली, तुमने सब देख लिया था ना? मैं चुप रहा। वो बोली, फिर कुछ बोला क्यों नहीं? इसे क्या बोलता जब तुम खुद ही राजी थे? मैं अपनी मर्जी से राजी नहीं थी। क्या मजबूरी है? मुझे भी तो बताओ। ये कि हम इसके घर में रहते हैं, ये इसका नहीं चचा का घर है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैंने भी यही कहा था। इसने बोला कि जाओ शिकायत कर दो। क्या होगा? मुझे थोड़ा सा डांटेंगे, शायद एक आध हाथ भी मार दे, मगर तुम बदनाम हो जाओगी। तुम्हारे अबू को पता चलेगा तो 1 सेकंड इस घर में नहीं रुकेंगे, तुम बेघर हो जाओगी। मुझे अब खालिद पे गुस्सा आ रहा था। वाकई सपना मजबूर थी।
अच्छा सुनो, वो सिर्फ तुमसे बातें ही करता है जो आज कर रहा था। हाँ, वो सिर्फ बातें ही करता है, मैंने इसे कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, अच्छा किया करोगे तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हालांकि सच ये था कि मेरे पास करने को कुछ नहीं था, मैं बस झूठी तसल्ली दे रहा था। और वो भी मेरी तसल्ली में आ गई और वहां से चली गई। मैं बिस्तर पे लेटा काफी देर सोचता रहा कि क्या करना चाहिए। काफी देर सोचने के बाद मुझे एक हल सूझा, गो के खतरा बहुत ज्यादा था मगर रिस्क तो लेना ही था। ये तरकीब आने के बाद मैं इत्मीनान से सो गया। फिर कुछ दिन यूं ही गुजर गए। कुछ दिन बाद हमारी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई। अम्मा सपना को लेकर नानी के घर चली गई। वो हर साल जाती थी और कम से कम 2 से 3 हफ्ते रुक कर आती थी। अबू और चचा काम पर चले जाते थे। खालिद अपनी क्लासेस ज्वाइन कर लेता था। इसके अब्बा इसे स्पोर्ट्स क्लासेस, स्विमिंग क्लासेस और कोचिंग क्लासेस हर जगह भेजते थे। मुख्तसरन ये कि मैं और चाची अक्सर घर पे अकेले होते थे और यही मेरे लिए गोल्डन चांस था। यूं तो उमूमन चाची अपने फ्लोर पर होती थी और मैं ऊपर वाले फ्लोर पे, मगर कभी कभार सामना हो जाता था। एक दिन ऐसा ही मौका टाल कर मैं नीचे आया, देखा तो चाची आईने के पास खड़ी बाल बना रही थी। शायद अभी अभी नहा के आई थी क्योंकि उनके तमाम बाल भीगे हुए थे और जिस्म भी। सच पूछूं तो चाची गजब की लग रही थी। मैंने चाची को कहा, चाची मुझे उर्दू बाजार जाना है। वो रुके लहजे में बोली, तो जाओ, मैं क्या करूं? मैंने कहा, मैं अकेला नहीं जा सकता, अम्मा ने मना किया है। चाची बोली, तो आप मेरे साथ चली ना? किया मैं क्यों? चाची अम्मा होती तो उन्हीं के साथ जाता, मेरा जाना बहुत जरूरी है। नहीं भाई, मैं नहीं जा सकती, मुझे बहुत काम है। चाची प्लीज चली ना, अभी तो सब घर से बाहर हैं, काम अब बाद में भी कर सकती है। तुम क्यों पीछे पड़े हुए हो? चाची प्लीज मुझे कुछ वक्त चाहिए, छुट्टियां खत्म होने से पहले रिवीजन करना है। ओहो अच्छा, कितना टाइम लगेगा? मैं खुश हो गया, बस आना जाना करना है, मैं रिक्शा लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। मैं जाने लगा और वापस पलट कर बोला, चाची एक बात बोलो? चची बोली, बोलो। आज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। मैंने ये कहा और फौरन पलट कर वापस चला गया। लेकिन एक लम्हे में मैंने अंदाजा लगा लिया कि मेरा ये जुमला सुनकर उनके चेहरे पर शदीद हैरत के असर थे। ये चाची की तरफ डाला गया मेरा पहला दाना था। अब चुलिया जाल में फंसती है या नहीं, ये तो वक्त ने बताना था। मैं ऊपर गया और अच्छे से तैयार हो गया, फिर बाहर जाकर रिक्शा लाया और थोड़ी देर बाद हम उर्दू बाजार की जानिब गामजन थे। अम्मा बाहर जाते वक्त बुर्का पहनती थी, लेकिन चाची को आदत नहीं थी, वो सिर्फ दोपट्टा और चादर लेती थी। शायद उन्हें लगता था कि मॉडर्न औरतें बुर्का नहीं पहनती और उन्हें मॉडर्न बनने का बहुत शौक था। रिक्शे में मैं चाची से बिल्कुल चिपक के बैठा था। मैं महसूस कर रहा था कि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन मुझसे कुछ नहीं बोली। उर्दू बाजार पहुंचकर मैंने ज़ाहिरी तौर पर एक दो चीज़ों की शॉपिंग की जिनकी मुझे कुछ खास ज़रूरत नहीं थी। मेरा असल मकसद तो चाची के साथ बाहर आना और वक्त बताना था। फारिग होकर मैं दोबारा चाची के पास आया और कहा, चाची चुल्लू घर चली? हम रिक्शे में बैठकर वापसी घर की तरफ गामजन थे। रास्ते में मैंने रिक्शे वाले को रिक्शा रोकने के लिए कहा। चाची ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, चाची भूख लगी है, पहले कुछ खा ले। चाची बोले, घर चल के खा लेना, यहाँ बीच सड़क पे खाओगे क्या? मैं बोला, घर बहुत दूर है और यहीं करीब में एक रेस्टोरेंट है, पहले वहाँ कुछ खा लेते हैं। मजबूरन चाची मान गई और मेरे साथ आ गई। ये एक छोटा सा स्नूपी जैसा रेस्टोरेंट था। मैं अच्छी तरह जानता था कि इस जगह की रिपोर्टेशन अच्छी नहीं है। ये जगह डेट मारने और छेछेवरे पिंग के लिए मशहूर थी। अंदर जाते ही चाची का मूड बन गया, क्योंकि वहां खिले आम लड़के लड़कियां सब इंजॉय कर रहे थे। मैंने अपने लिए सैंडविच मंगाया, चाची ने ऑरेंज जूस। फिर चाची बोले, जल्दी करो, ये जगह ठीक नहीं है। मैंने कहा, क्या हुआ? तो बोली, देखो यहाँ क्या क्या हो रहा है। मैंने कहा, आप उन सब चीज़ों को इग्नोर करें, सिर्फ खाने पे तवज्जो दें। वो बोली, देख रहे हो यहाँ सब लड़के लड़कियां आए हुए हैं, मेरे जैसी कोई औरत आदमी भी नजर आ रहा है। मैंने शरारती लहजे में कहा, तो क्या हुआ, आप किसी यंग लड़की से कम है क्या? ये सुनकर उनके चेहरे पर सुर्खी से आ गई। मसनूई गुस्से से बोली, अच्छा बको मत। में जान बोझ कर लेट कर रहा था कि चाची यहाँ का माहौल देखें और इंजॉय करें। बहरहाल खाना खत्म हुआ। जब बिल देने की बारी आई तो मैंने जेब से पैसे निकाले।
मगर चाची ने मना कर दिया, बोली रहने दो, कल को तुम्हारी अम्मा मुझे ताने देगी कि मेरे बच्चे को कुछ खिलाया भी नहीं। मगर मैं जानता था कि ये बहाना है, वो अपनी खुशी से बिल दे रही है। घर वापस आकर वो अपने कमरे में चली गई और मैं ऊपर। मैंने एक ही दिन में 2 मर्तबा चाची को लाइन मारी थी और मुझे पूरा यकीन था उसका रिस्पांस अच्छा मिलेगा। इसके बाद काफी दिन तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन चाची के रवैये में बहुत तब्दीली आ गई। अब वो मेरे साथ कभी रूखे लहजे में बात नहीं करती थी, बल्कि जब भी कुछ अच्छा बनता मेरे खाने लिए खास तौर से भेजती। फिर एक दिन बालाखर वो लम्हा आ ही गया जिसके लिए मैंने सब प्लानिंग की थी। हुआ ये कि एक दिन चाची के भाई के घर से फोन आया कि उनकी भाभी की तबीयत खराब है, उनके पास कोरंगी जाना था। खालिद बिजी था और चचा घर पे थे नहीं। मैंने मौका का फायदा उठाकर अपनी खिदमत पेश की और कहा, मैं आपको ले चलता हूँ। इत्तेफाक से घर में खालिद की बाइक भी मौजूद थी। पहले तो चाची ने नखरे दिखाए, फिर मान गई। थोड़ी ही देर बाद मैं चाची को अपने पीछे बिठाए कोरंगी जा रहा था। अभी हम बलोच कॉलोनी का पिल उतरे ही थे कि खुड्डों के बाइस मेरी बाइक फिसल गई। चाची और मैं हम दोनों कीचड़ में जा गिरे। चोट तो नहीं लगी, मगर उठे तो कपड़ों की हालत खराब थी। अस्पताल अभी भी खाला खासा दौर था। मैंने चाची से पूछा, अब क्या करे? चाची बोली, इस हालत में अस्पताल तो जा नहीं सकते और घर भी बहुत दूर है। मैंने कहा, फिर क्या किया जाए? चाची कुछ देर सोचकर फिर बोली, यहाँ महमूद आबाद के करीब मेरी एक दोस्त का घर है, वहां चलते हैं। मैं चाची को बिठाकर वहां चल पड़ा, मगर घर पे ताला लगा था। चाची ने वहीं खड़े खड़े अपनी दोस्त को कॉल की। इसने बताया कि वो रात तक आएगी। चाची ने इसे अपनी हालत और मजबूरी बताई। इसने कहा कि अगर ऐसी मजबूरी है तो चाबी बराबर वाले घर में है, वहां से ले लो। चाची ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद हम दोनों घर के अंदर थे। वो घर काफी बड़ा और शानदार था। चाची ने कहा, मेरे लिए तो कपड़े मिल जाएंगे, तुम्हारे लिए क्या करूं? मैंने कहा, देख लें, जो भी हो सकता है। चाची अंदर गई और अलमारी से 2 जूड़े निकाल लाई। मेरे लिए एक जीन्स और एक शर्ट थी। चाची ने कहा कि ये उनकी दोस्त के हस्बैंड के कपड़े हैं। कपड़े मुझे थोड़े ढीले लग रहे थे, लेकिन गुजारा हो सकता था। चाची ने मुझे कहा कि पहले मैं नहा के आ जाती हूँ, फिर तुम चले जाना। और शायद यही वो लम्हा था जिसका मुझे काफी अरसे से इंतजार था। चाची ने कहा कि दरवाज़ा अंदर से पूरी तरह लॉक कर दूं ताकि कोई आ ना जाए। फिर चाची बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम में चली गई। मैं बाहर ही रहा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी, मैं भी बेडरूम में चला गया। लेकिन यहाँ तो दरवाज़ा बिल्कुल बंद था, अंदर झांकने की कोई जगह नहीं थी। फिर मैं कुछ सोचकर बाहर आया और घर का पूरा जायजा लेने लगा। थोड़ी देर बाद चाची ने बाहर आकर मुझे कहा कि जाओ नहा लो। लेकिन मैं टिकटिकी बांधे चाची के गीले कपड़ों को देख रहा था। मैं इतना घोर रहा था कि आखिर वो झिम गई। फिर चलाकर बोली, सुनाई नहीं दे रहा। मैं चौंकने की एक्टिंग करता हुआ बोला, जी चाची। चची बोली, जाओ नहा लो और जल्दी करो, हम पहले ही लेट हो गए हैं। फिर मैं फ्रेश होने के लिए चला गया। फिर अगले कुछ मिनटों में हम फिर कोरंगी रोड पर थे। फिर ऐसे